Let us revise how characteristic and continuous X-rays are produced. हम लोग ने पिछले सेक्शन में देखा था कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे बन रहे थे। तो हम लोग के पास मेटल एटम था जो कि टारगेट मेटल का एटम है, उस पे एक थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन, मान लो यहां से एक थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन आया, रेड कलर में हम लोग ने थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन दिखाया था। ये थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन जोर से आके इस इनर शेल इलेक्ट्रॉन को उखाड़ दे, इनर शेल इलेक्ट्रॉन को क्या करे, उखाड़ दे। दैट मीन्स व्हेन हाई एनर्जी थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन knocks off inner shell metal atom electron, then the higher shell metal atom electron, ये देखो मेटल एटम का हायर शेल का इलेक्ट्रॉन will jump from higher shell to take the place of lower shell metal atom electron। यहां से मेटल एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकला है लोअर शेल से, उसका जगह कौन लेने आया, हायर शेल का इलेक्ट्रॉन। एंड इन दैट प्रोसेस देयर इज एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो यही हम लोग ने यहां पे लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई एनर्जी थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन नॉक्स ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन को वो नॉक ऑफ करे। देन अ हायर शेल इलेक्ट्रॉन जंप्स from higher shell to lower shell and the difference in energy is in the form of characteristic X-ray। तो ये हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्रोडक्शन हुआ। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस एक्सरेज कैसे बन रहे थे, तो वी हैव अ थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन। ये थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन मान लो अपने रास्ते में कोई इलेक्ट्रॉन उसे मिला ही नहीं, ये हाई एनर्जी थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन आया मेटल एटम की तरफ, बट उसको रास्ते में कोई मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो इन दैट केस इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ्स। नाउ दिस चार्ज, इसका डायरेक्शन पहले था राइट साइड में, इस पॉइंट पे डायरेक्शन है नीचे, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हैज चेंज्ड, दैट मींस दिस चार्ज इज अंडरगोइंग एक्सेलरेशन एंड एनी एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस एक्सरेज। तो यही मैंने यहां पे लिखा है, कंटिन्यूअस एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई एनर्जी थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन deviates along its path due to the influence of nucleus. According to Maxwell's electromagnetic theory, an accelerated charge should emit radiation continuously and this radiation is called continuous X-rays। तो ऐसा हम लोग के पास ये दो डेफिनेशन थे। This is how we produce characteristic X-rays and continuous X-rays। So we move on from there to our next topic, which is Mosley's law। मॉस्लीज लॉ सबने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ रहेगा। मॉस्लीज लॉ केमिस्ट्री में क्या बोलता है, मॉस्लीज लॉ वाज यूज्ड टू डिफाइन एटॉमिक नंबर। मॉस्लीज लॉ वाज यूज्ड टू डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो पहले था दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट एंड मॉस्ली ने जो पीरियोडिक टेबल दिया दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो इसको एटॉमिक नंबर का आइडिया कहां से आया, तो दैट इज व्हाट वी विल सी नाउ। देखो मॉस्ली ने एक्चुअल में एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं किया, मॉस्ली डिड नॉट डिस्कवर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये सबको पता ही है। तो मैं थोड़ा सा ये रिवाइज कर देता हूं, थोड़ा सा जो 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड का जो केमिस्ट्री है दैट वी विल रिवाइज। तो पहले हम लोग ने 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है, एटॉमिक नंबर का सिंबल है Z। द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर इज Z, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन न्यूट्रल एटम, कोई भी न्यूट्रल एटम रहे उसमें कैसा रहता है, इक्वल। तो इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, हेंस एटॉमिक नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट ज्यादा अच्छा डेफिनेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्योंकि अगर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया बट प्रोटॉन तो एटम में से बाहर निकलता नहीं, तो इसीलिए क्या
प्रोटॉन रिमेन्स एज इट इज। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2। लेकिन अगर इस हीलियम में से मैंने एक प्रोटॉन बाहर सॉरी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो हीलियम आयन बन जाएगा। दिस इज He प्लस विच इज हीलियम आयन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही बचेगा बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 ही रहेंगे, तो एटॉमिक नंबर अभी भी 2 ही रहेगा। तो इसीलिए जब हम लोग एटॉमिक नंबर का बात करते हैं तो मोर बेटर डेफिनेशन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन लूज और गेन बट दैट डज नॉट चेंज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर उतना ही रहता है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वांटिटी विच इज एटॉमिक मास नंबर। कौन सा क्वांटिटी है? एटॉमिक मास नंबर। देखो ये सब स्कूल का ही है, ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, 9th 10th स्टैंडर्ड में था तुम्हें। एटॉमिक मास नंबर A विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब Z। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सिंबल है N। तो इसीलिए हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A इज इक्वल टू N प्लस Z। एटॉमिक मास नंबर कैपिटल A इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो दिस इज अवर फॉर्मूला। और कोई भी एलिमेंट को हम लोग कैसे दिखाते हैं? A X Z। A is atomic mass number, X is the element and Z is atomic number। तो ये हम लोग का ऐसा रिलेशन है। N is number of neutrons, Z is number of protons which is atomic number, A is atomic mass number। इसका दूसरा नाम भी है हमारे पास, इसका दूसरा नाम है atomic weight। atomic weight is another name for the same thing। और atomic weight भी क्या होगा? A, क्योंकि वो सेम ही चीज है। atomic mass number, atomic mass, atomic weight सब कुछ सेम ही है। So these are the formulas which we should know। So let us start with our Mosley's law। थोड़ा बहुत हम लोग पीरियोडिक टेबल, इसको कैसे आइडिया आया, कैसे पीरियोडिक टेबल बनाने का सोचा, एटॉमिक नंबर कैसे हम लोग ने समझा, तो दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस नाउ। तो मॉस्लीज लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मॉस्लीज लॉ। तो मॉस्लीज लॉ इज दिस फॉर्मूला। ये जो हम लोग रेड कलर से यहाँ पे बनाया ना, ये बॉक्स में, दिस इज मॉस्लीज लॉ। मॉस्लीज लॉ, रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू A इंटू Z माइनस B। अब यहाँ पे टर्म्स का मीनिंग क्या है? ये Z तो क्या है? देखो ऊपर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर। Z इज व्हाट? एटॉमिक नंबर। Z इज एटॉमिक नंबर। न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सा? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस। ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हम लोग ने पढ़ा ना अभी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस इज न्यू। और A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स। A और B क्या है? कॉन्स्टेंट्स नोन एज मॉस्लीज कॉन्स्टेंट्स। A एंड B आर मॉस्लीज कॉन्स्टेंट। दोनों का अलग अलग वैल्यू है। B का वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होता है। B का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होता है? 1। और A का वैल्यू वेरिएबल होता है। फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन इट इज कांस्टेंट, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन का मतलब क्या है? दैट इज व्हाट वी विल सी हियर। लेट अस फर्स्ट सी द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। देखो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग ने E is H nu, ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है। ये फॉर्मूला हमने कहां पढ़ा? दिस फॉर्मूला वी हैव स्टडीड इन एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? H nu। तो वही तो मैंने यहां पे लिखा है, एनर्जी ऑफ फोटोन H nu which is equal to hc by lambda। और दूसरा फॉर्मूला ये भी मैंने पढ़ा हुआ है। दिस फॉर्मूला आल्सो आई हैव डिराइव्ड, दिस फॉर्मूला आल्सो वी हैव स्टडीड। इसी चैप्टर में हम लोग ने इनिशियल सेक्शंस में ही ये दोनों फॉर्मूले पढ़े थे। एनर्जी ऑफ फोटोन H nu which is hc by lambda। तो इसका मीनिंग ऑफ टर्म्स में नहीं बताएगा, ये बहुत बार पढ़ा भी चुका, बहुत बार डिराइव भी कर चुका। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दिस ऑन योर ओन। फिर 1 अपॉन लैम्डा, इसका भी डेरिवेशन मैंने बताया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टॉपिक में। 1 upon lambda is R into Z minus 1 the whole square, 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square। अब जिसने अच्छे से पढ़ाई किया रहेगा उसको समझेगा कि मैंने वहां पे फॉर्मूला थोड़ा अलग लिखा था। 1 upon lambda का फॉर्मूला वहां पे लिखा था RZ square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square, ये फॉर्मूला लिखा था। बट यहां पे मैंने थोड़ा अलग लिखा है, यहां पे Z minus 1 लिखा है। Z minus 1 क्यों लिखा है? तो दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस नाउ। यहां पे Z minus 1 क्यों आ गया? बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। ये किसकी वजह से हुआ? रीजन क्या है Z minus 1 लिखने का? शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे? शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? तो लेट मी टेल यू।
शील्डिंग इफेक्ट क्यों हमने कंसिडर किया यहां पे? देखो हमारे पास यहां पे जब एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ये थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन को मान लो, ये थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन क्या है? लेट अस से दिस थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन इज द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ये थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन है। ये कौन है? रेड कलर में जो मैंने बनाया दैट इज द थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे ब्लू कलर में मैं एटम का इलेक्ट्रॉन बता देता हूं। ब्लू कलर में कौन है? एटम का इलेक्ट्रॉन, और ये ऑर्बिट है एज इट इज। ये क्या है? ऑर्बिट। दिस इज ब्लू कलर, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। कौन सा एटम? मेटल एटम। और रेड कलर में क्या है? थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन। रेड कलर में क्या है? थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन। रेड कलर में थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन, ब्लू कलर में मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन। नाउ यहां पे न्यूक्लियस पे चार्ज है हमारे पास प्लस जेडी। कितना चार्ज है न्यूक्लियस पे? प्लस जेडी। तो देखो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? प्लस जेडी। तो मैं यहां पे लिखता हूं न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? प्लस जेड ई। न्यूक्लियस पे चार्ज है प्लस जेड, लेकिन इस थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन के रास्ते में थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन आने वाला है, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन आने वाला है, टकराने वाला है मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन से। तो ये थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन के रास्ते में एक इलेक्ट्रॉन इसको यहां पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? मान लो ये इलेक्ट्रॉन अगर देख रहा है कितना चार्ज है, हाउ मच इज द चार्ज इन दिस एटम और इन दिस न्यूक्लियस, तो उसको दिखाई देगा प्लस जेडी। प्लस जेडी चार्ज तो रहेगा न्यूक्लियस पे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? माइनस ई। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? माइनस ई। न्यूक्लियस का चार्ज प्लस जेडी और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? Z माइनस वन इंटू ई। ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा? Z माइनस वन इंटू ई। ये क्यों हुआ? बिकॉज दिस मेटल एटम इलेक्ट्रॉन, दिस ब्लू इलेक्ट्रॉन, द मेटल एटम इलेक्ट्रॉन इज शील्डिंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को वो शील्ड कर रहा है, एक पर्दे जैसा काम कर रहा है, एक शील्ड कर रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। न्यूक्लियस पे चार्ज थोड़ा सा कम दिखाई पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट के कारण यहां पे क्या हो जाएगा? चार्ज न्यूक्लियस का Z माइनस वन इंटू ई। तो चार्ज जो ZE होना चाहिए था, ZE होना चाहिए था, उसके बदले शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या आएगा? Z माइनस वन इंटू ई। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव दिस Z माइनस वन टर्म हियर। तो इसीलिए Z स्क्वायर के बदले यहां पे Z माइनस वन द होल स्क्वायर हो जाएगा। So that is the only change. Now let us just substitute the formula and we will get our derivation. So delta E is h nu, which is hc by lambda. अब hc by lambda को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? hc कॉमन 1 अपॉन लैम्बडा, hc कॉमन 1 अपॉन लैम्बडा, और 1 अपॉन लैम्बडा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। तो 1 अपॉन लैम्बडा का वैल्यू क्या है? ये जो ब्लू कलर के अंदर मैंने लिखा है दैट इज 1 अपॉन लैम्बडा वैल्यू r इंटू जेड माइनस वन द होल स्क्वायर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये n1 n2 तो याद ही है, n1 was lower shell, n2 was higher shell, n1 was lower shell, n2 was higher shell। तो मान लो यहां पे हम लोग का जो ये इलेक्ट्रॉन है वो यहां से निकलेगा। किस शेल से निकलेगा? शेल नंबर 1 से निकलेगा क्या? नहीं, शेल नंबर 2 से निकलेगा। और उसका जगह लेने कौन आएगा? शेल नंबर 3 का इलेक्ट्रॉन। शेल नंबर 3 का इलेक्ट्रॉन जंप मार गया। देखो थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन आएगा, इस मेटल एटम का शेल नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के फेंकेगा, और उखाड़ के फेंकने के बाद थर्ड शेल का एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के सेकंड शेल में आ जाएगा। थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ जाएगा। तो n1 का वैल्यू कितना होगा? n1 इज 2 एंड n2 का वैल्यू कितना होगा? 3। n1 का वैल्यू कितना होगा? 2, n2 का वैल्यू 3, क्योंकि थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जंप मार रहा है। हमारे एग्जांपल में सेकंड का फर्स्ट में भी मार सकता है, थर्ड का फोर्थ का थर्ड में भी मार सकता है, थर्ड का फर्स्ट में भी मार सकता है। एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, बट हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें थर्ड से सेकंड में जंप मार रहा है। तो मैंने जो एग्जांपल लिया इसमें n1 का वैल्यू कितना डाला? 2, n2 का वैल्यू कितना डाला? 3। फ्रॉम दिस n1 इज 2, n2 इज 3। तो हम लोग का आ गया देखो डेल्टा ई का फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही है। डेल्टा यू ई क्या है? एच न्यू। और आर एच सी क्यों आ गया? क्योंकि देखो एच सी इंटू आर,
एच सी इंटू आर, इन टर्म्स को मैंने कंबाइन किया तो एच सी इंटू आर क्या हो जाएगा, आर एच सी, और ये z माइनस वन होल स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, जहां पे n1 का वैल्यू है 2, n2 का वैल्यू है 3, एंड अपॉन कैलकुलेशन व्हाट वी विल फाइंड दिस कैलकुलेशन 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9 विल कम आउट टू बी हाउ मच, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9 कितना आएगा, तो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग और ये आएगा कितना 5 अपॉन 36, 5 अपॉन 36 आएगा। फिर हम लोग एच एच कैंसिल करेंगे दोनों साइड में, एच एच कैंसिल करेंगे तो एच कैंसिल हो गया तो ये टर्म हट गया, एच एच कैंसिल हो गया तो ये टर्म हट गया, तो एच एच कैंसिल होने पे ये टर्म हट जाएगा। यहां पे क्या है हम लोग के पास, सो दिस इज एच कहां पे था, एच न्यू, एच एच क्या हो गया कैंसिल, यस, तो यहां पे क्या बचेगा हम लोग के पास, आर सी बचेगा, दिस इज अवर टर्म, ये आ गया हम लोग का टर्म, एच एच कैंसिल करने के बाद ये इक्वेशन बचा। अब ये इक्वेशन बचेगा तो मैं स्क्वायर रूट लेगा, तो स्क्वायर रूट लेगा तो क्या होगा, रूट आर सी रूट ऑफ 5/36 और z माइनस होल स्क्वायर, z माइनस वन का होल स्क्वायर का रूट क्या आएगा, z माइनस वन, तो ये z माइनस वन बाहर आ गया, रूट 5/36 रूट के अंदर और आरसीपी रूट के अंदर, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद दिस, रूट ऑफ न्यू इज रूट ऑफ 5rc अपॉन 5rc अपॉन 36 ब्रैकेट z माइनस वन। अब इस इक्वेशन को अच्छे से देखो और इस इक्वेशन को अच्छे से देखो, द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर लेट अस से 2, इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है ये रूट ऑफ 5rc अपॉन 36 और b का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 1, तो इसलिए b को क्या लिख दिया 1। तो ऐसा ये हम लोग का मॉस्लीज कांस्टेंट्स आ गया, the value of Mosley constant is root of 5rc upon 36 and the value of Mosley constant b is 1 in this example। अब मैं तुम्हें एक दूसरा एग्जांपल पूछता हूं, कौन सा एग्जांपल पूछता हूं, मान लो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा, लेट अस से द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड शेल टू फर्स्ट शेल, मान लो फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन आया जोर से, रेड कलर से मैंने फिर से क्या बताया, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन, रेड कलर से थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन आया और इस फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को उखाड़ फेंका और फिर सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जंप मार के आया, तो इस बार इलेक्ट्रॉन कहां से आया, सेकंड शेल से फर्स्ट शेल, नाउ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड शेल टू फर्स्ट शेल, तो n2 का वैल्यू कितना है और n1 का वैल्यू कितना है, तो इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड शेल इनटू फर्स्ट शेल, तो n2 का वैल्यू आएगा 2, n1 का वैल्यू आएगा 1। नाउ आई वांट यू टू फाइंड दिस मॉस्लीज कांस्टेंट a, तो कैसे निकालेंगे, देखो फिर से हम लोग डेरिवेशन करेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, ओके। अब एच एच यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं चाहिए तो एच एच कैंसिल हो गया, तो हम लोग का इक्वेशन क्या बचा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, तो ये इक्वेशन बच गया। अब न्यू इज सी बाय लैम्बडा, इसको हम लोग चालू करते हैं, पुट 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर जेड माइनस 1 द होल स्क्वायर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर, n1 का वैल्यू कितना है, देखो n1 का वैल्यू कितना है 1, n2 का वैल्यू कितना है 2, तो n1 स्क्वायर का वैल्यू कितना रखेगा मैं 1 स्क्वायर, माइनस n2 स्क्वायर का वैल्यू कितना रखेगा 2 स्क्वायर, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 हो जाता है 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बदले में क्या रख सकता हूं 3/4, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, तो ये वैल्यू मैं कहां पे सब्सटीट्यूट करेगा, यहां पे, तो क्या इक्वेशन है हमारे पास, न्यू इज इक्वल टू सी इंटू 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू सी, और 1 अपॉन लैम्बडा का वैल्यू क्या है, आर इंटू जेड माइनस 1 द होल स्क्वायर इंटू 3/4, तो ऐसा आ गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, तो न्यू इज इक्वल टू आर सी एंड 3/4 गेट्स मल्टीप्लाइड हियर, ये देखो ये 3/4 और आर सी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आएगा 3/4 आर सी जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग को इस इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लिया, तो यहां पे भी स्क्वायर रूट आएगा और z माइनस 1 होता है होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा z माइनस 1,
नाउ यू कैन वेरी इजीली कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। देखो ऊपर और नीचे दोनों मैंने लिखा है, कंपेयर करो। अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो बी का वैल्यू 1 दिखाई दे रहा है। देखो क्या इक्वेशन था, मोस्टलीज कांस्टेंट, मोस्टलीज इक्वेशन था रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। तो बी का वैल्यू कितना है, 1 ही है अभी भी, सिर्फ ए का वैल्यू चेंज है। ए का वैल्यू कितना है, देखो ए इज दिस वैल्यू, ए इज रूट ऑफ 3 RC by 4। दिस इज फॉर जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। अगर थर्ड से फर्स्ट हो तो अलग इक्वेशन आएगा, अलग वैल्यू ऑफ मोस्टलीज कांस्टेंट ए आएगा। तो लाइक दैट ऐसे हम लोग ये करेंगे। बी का वैल्यू ऑलमोस्ट 1 ही रहेगा। अगर एग्जाम में 0.9 दिया है, 0.98 दिया है तो वो हम लोग यूज करेंगे, बट अदरवाइज हम लोग क्या मान लेंगे, द वैल्यू ऑफ मोस्टलीज कांस्टेंट बी विल बी 1। सो दिस इज मोस्टलीज लॉ। अब मोस्टलीज लॉ तो हम लोग को समझ में आया। ये लाइन जो है, ये अगर इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करें, देखो अगर मैंने y एक्सिस पे रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिया, y एक्सिस पे मैंने क्या लिया, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसको मैंने बोला कांस्टेंट m, a को मैंने क्या बोला, कांस्टेंट m, और z को मैंने बोल दिया x एक्सिस पे, z को मैंने कहा लिया x एक्सिस पे, और प्लस ए बी जो माइनस ए बी आएगा उसको मैंने कांस्टेंट बोल दिया। a कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, तो माइनस ए बी भी एक कांस्टेंट होगा, तो उस कांस्टेंट को मैंने बोल दिया c। तो y इज mx प्लस c आ गया। Is this the equation of a straight line? If we have root of frequency in y-axis and atomic number on x-axis, will this be a straight line? Yes, so this will be a straight line. The square root of frequency of characteristic X-rays versus atomic number. This graph is going to be a straight line. अब देखो ये straight line graph है, इससे मोस्टली को कैसे समझा कि एटॉमिक नंबर एक बेसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब उसने देखा कि एलिमेंट्स लिया, मान लो एग्जांपल के लिए हम लोग अल्कली मेटल्स लेते हैं। कौन से अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स सबको याद है, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr। ग्रुप 1 एलिमेंट्स, लीना क्रप्सस से याद रख सकते हैं, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लीना क्रप्सस ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो जैसे भी है, अल्कली मेटल्स मैंने एक साथ प्लॉट किया, मान लो मैंने अल्कली मेटल्स लिया। अब ये तो हम लोग को आज की डेट में पता है कि अल्कली मेटल्स सभी ग्रुप में, बट उस जमाने में अगर हम लोग अल्कली मेटल्स को प्लॉट करते, मान लो, तो इसका एटॉमिक नंबर लिथियम का क्या है, HeLi, तो लिथियम एटॉमिक नंबर इज 3, सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, पोटेशियम फिर उसके बाद 19 आएगा, दिस विल बी 19। तो हम लोग ये 3 ले लेते हैं 19 तक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सब में 8-8 का डिफरेंस है, यहां से यहां 8 का डिफरेंस, यहां से यहां 8 का डिफरेंस, तो 3 एलिमेंट्स है। मान लो गलती से अगर मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में उल्टा ऑर्डर किया होता, मान लो पहले लिथियम लिखा होता, उसके नीचे पोटेशियम लिखा होता, उसके नीचे क्या लिखा होता, सोडियम। जस्ट इन केस मेंडलीफ हैड मिसप्लेस्ड द 2 एलिमेंट्स, कौन से, पोटेशियम और सोडियम, अगर उल्टा लिखा होता, लिथियम फिर सोडियम फिर पोटेशियम आना चाहिए, उसके बदले गलती से लिथियम फिर पोटेशियम फिर सोडियम लिखा होता, क्योंकि मोस्टली ने ऐसा गलती किया था कभी कभी एलिमेंट्स जो आना चाहिए उसके ऑर्डर के उल्टा लिख दिया था उसने। तो अगर ऐसा गलती हुआ तो उस केस में अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फॉर लिथियम लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फॉर पोटेशियम लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फॉर सोडियम लेंगे, तो हम लोग को समझ जाएगा कि वो ग्राफ में पहले लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है। When we plot the graph, this graph, first we will have atomic number 3, तो यहाँ पे atomic number 3 के corresponding frequency of characteristic X-ray रहेगा, फिर atomic number 11 के corresponding frequency of characteristic X-ray रहेगा, फिर frequency 19 के corresponding 19 मतलब पोटेशियम के corresponding characteristic X-ray रहेगा। अगर गलती से गलती हो जाता है तो मेंडलीफ ने जहां जहां गलती किया था, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को प्लॉट करेंगे, तो वो एलिमेंट्स जो गलत है, जैसे पोटेशियम और सोडियम में पोटेशियम पहले लिखना और सोडियम बाद में लिखना गलत है, तो ये गलत वाला सीक्वेंस हम लोग को पता लग जाएगा। हम लोग को इस ग्राफ पे पोटेशियम देखो ऐसा आ जाएगा, मान लो अगर लिथियम यहां है, लिथियम कहां है, यहां, और पोटेशियम कहां है, मान लो पोटेशियम
ऊपर आएगा सबसे। इस ग्राफ में पहले लिथियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा। अगर तुमने गलती से पोटेशियम को पहले लिखा है पीरियोडिक टेबल में और सोडियम को बाद में लिखा है, तो हम लोग इस ग्राफ के बेसिस पे समझ सकते हैं कि पहले लिथियम आया है, फिर सोडियम आया है, फिर पोटेशियम आया है। तो हेंस on the basis of this graph we can understand that the elements should be in one particular order and not as given by atomic weight. Atomic weight के हिसाब से नहीं होगा, that will be basis of frequency of characteristic X-rays. And frequency of characteristic X-rays, if we see this equation, देखो frequency of characteristic X-ray nu is based on atomic number. Frequency of characteristic X-rays nu is based on atomic number. तो atomic number के basis पे frequency होगा, मतलब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को हम लोग को क्लासिफाई करना है। अगर लिथियम पहले है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, तो एटॉमिक नंबर इज द मोर करेक्ट प्रॉपर्टी बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में जो ग्राफ है उस ग्राफ के हिसाब से ही प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए ये भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कुछ कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ कुछ को नहीं समझ में आएगा, तो लेट अस ट्राई टू सी। देखो लिथियम का क्या है 2,1, लिथियम का स्ट्रक्चर है 2,1 और इसका स्ट्रक्चर है 2,8,1 और इसका स्ट्रक्चर है 2,8,8,1, 16, 17, 18, 19, 2,8,8,1 ऐसा। तो अगर मान लो 2,8,8,1 है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ सकता है 1, 2, 3, 4, फोर्थ शेल से थर्ड शेल में आ सकता है। तो 4 to 3 ट्रांजिशन सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम में हो सकता है। 4 to 3 transition is possible in potassium and 3 to 2 transition or 3 to 1 transition is possible in sodium. 2 to 1 transition is possible in lithium. तो 2 to 1 ही possible है, यहां पे 3 to 1 possible नहीं है लिथियम में, और यहां पे भी पोटेशियम में भी वैसा ही है। 4 to 3, 4 to 1, 4 to 2, फोर्थ से जो ट्रांजिशन हो रहा है ये सिर्फ पोटेशियम में पॉसिबल। तो इसका मतलब हम लोग को क्या समझा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ रहा है हम लोग को। वी आर अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें फोर्थ शेल में है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है। तो दिस ग्राफ इज गिविंग अस एन आइडिया ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को समझ में आया, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन के लेन देन से ही, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिसाइड होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से वी सी द फाइनल वैलेंसी शेल। वैलेंसी शेल कौन सा है? तो वैलेंसी शेल का आइडिया हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे से आएगा, क्योंकि 4 to 3, 4 to 2, 4 to 1 ट्रांजिशन आर ओनली पॉसिबल इन पोटेशियम, ये सोडियम में नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग को समझता है कि the frequency of characteristic X-ray gives the idea of valency shell electrons which are responsible for the chemical properties of elements, and that is why atomic number is the more fundamental property. तो ऐसा हम लोग का ये Mosley's law है। After this we'll see the next and final law of this chapter which is Bragg's law। कौन सा law है? Bragg's law। अब देखो Bragg's law में पढ़ाएगा लेकिन फिलहाल ज्यादा समझ में नहीं आएगा because diffraction से रिलेटेड है। Bragg's law we will be able to understand more when we study the chapter diffraction। तो diffraction के लिए वेट करो थोड़ा, diffraction में हम लोग Bragg's law थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल ऊपर से मैं बता देता हूं what is Bragg's law। This is using the concept of diffraction। तो diffraction and interference ये अलग चैप्टर है। वेव मोशन पहले हम लोग देखेंगे। इन इंटरफेरेंस फर्स्ट यू स्टडी वेव मोशन, आफ्टर वेव मोशन you will study wave theory of light, and after studying wave theory of light you will understand this chapter interference and diffraction। interference and diffraction में तुम्हें diffraction समझेगा, diffraction समझने के बाद you will be able to understand this Bragg's law। तो Bragg's law थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता है, यहाँ पे थोड़ा छोटा बनाया है। तो what we have is atoms। मान लो ये atoms है, यहाँ पे एक set of atoms है और यहाँ पे एक set of atoms है। आगे जाके केमिस्ट्री में we will have 12th standard topic which is solid state chemistry। कौन सा? solid state chemistry। there you will see atoms are arranged in regular fashion, regular arrangement होता है। distance between two planes of atoms is a constant। मान लो ये distance same है, and this distance d is known as interplanar spacing।
एक प्लेन और दूसरे प्लेन, दो प्लेन के बीच में जो स्पेसिंग है दैट इज नोन एज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसके ऊपर भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और लेट अस से द एंगल मेड बाय कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इज थीटा। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कितना एंगल बना रहा है, प्लेन के साथ थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि क्या है, सिमेट्री है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो इफ दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल इज आल्सो बाउंड टू बी थीटा। सो इन दैट केस if we consider the wavelength of characteristic X-ray as lambda, then n lambda is equal to 2d sin theta, where n is an integer, n is an integer, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अलग अलग इंटीजर का वैल्यू होगा। मान लो मैंने ले लिया 1। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हम लोग ने देखा था, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ये जो एक्सरेज है इसका कुछ तो एक फ्रीक्वेंसी होगा, वो हम लोग खुद डिसाइड करेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, तो मैंने ले लिया मान लो वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम। अब D का वैल्यू मुझे निकालना है, आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग D। मान लो थीटा, थीटा हम लोग डिसाइड करेंगे एक्सरे कितने एंगल पे भेजना है। मान लो मैंने थीटा क्या ले लिया 45, थीटा क्या ले लिया 45, n को मैंने ले लिया 1, लैम्बडा मान लो मैंने मान लिया 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, मैंने बताया था 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर, तो दिस इज 2d sin थीटा। अब थीटा का वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 45 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है किस एंगल पे तुम एक्सरे भेज रहे हो। तो मान लो मैंने लिया थीटा 30 डिग्री, तो हम लोग का ये कितना आएगा कैलकुलेशन, 2d sin 30 कितना होता है, हाफ, sin 30 इज हाफ। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो भी तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, तो 2 क्या होगा कैंसिल, 10⁻⁻10 मीटर, तो d कितना आएगा 1 एंगस्ट्रॉम। सो इंटरप्लेनर स्पेसिंग हम लोग कैलकुलेट कर लिया, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो दिस Bragg's law is used to find the distance between two planes of atoms। तो एक तरह से हम लोग इससे सॉलिड स्टेट में यूज करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टडी करने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर कैसा है, कोई क्रिस्टल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में है, या फिर और भी अलग अलग CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, FCC फेस क्यूबिक पैकिंग, तो अलग अलग पैकिंग है दैट वी विल सी लेटर इन अनदर चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री व्हिच इज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। वहां पे ये D का वैल्यू यूज होगा, द इंटरप्लेनर स्पेसिंग D विल बी यूज्ड इन दैट चैप्टर, बट द derivation of this formula we will see in the chapter of physics, interference and diffraction after understanding wave motion। wave motion पहले समझो, wave motion टॉपिक पूरा खत्म हो, फिर लाइट वेव्स पढ़ो, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, फिर लाइट वेव थ्योरी ऑफ लाइट खत्म होने के बाद इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन आएगा। इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन में यू विल अंडरस्टैंड द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला n lambda is 2d sin theta which is called as Bragg's law। remember n is integer, lambda is frequency of lambda is wavelength of characteristic X-ray, d is